हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं रविंद्र मिश्रा हूँ आपके साथ। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता पर केवल उसके शिल्प और उद्योग वाले मसले पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे उनके शिल्प उद्योग कैसे काम करते थे और बाकी चीज़ें हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक तो यह कि इनके जो शिल्प हैं उन शिल्प में कि वो पहले ये देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें बनाते थे, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करेंगे। आप लोग नोट कर लेंगे। एक तो वो लोग धातु का काम करते थे, जैसे बर्तन आदि अगर बनाते थे तो उसका काम करते थे। ठीक है, तो उसमें जो बर्तन आदि बनाते थे तो धातु किन किन चीज़ों का शिल्प था उनके पास, तो एक तो यह धातु कर्म। ठीक है, दूसरा ये जो मूर्तियां बनाना, ये मूर्तियां वह कई तरह की थीं। यह मूर्तियां भी एक तो धातु की बनेंगी, धातु की मूर्तियां थीं। दूसरे मिट्टी की मूर्तियां बनती थीं, पत्थर की मूर्तियां बनती थीं, और वह क्या और कैसे बनाया जाता था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये वैसे ही मिट्टी की मूर्तियां हैं। यह जो मुहर है वह बनाते थे, मुहर उसका वो लोग निर्माण करते थे। यह भी एक उद्योग था, मुहर बनाना। क्योंकि उद्योग आप लोग जानते हैं कि उद्योग के भीतर भी एक उद्योग होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए मोटर बाइक का उद्योग है, तो बाद में मोटर बाइक को ठीक करने के लिए या उस मोटर बाइक को बनाने के लिए भी बहुत सारे औजारों टूल्स की जरूरत होती है, जिसके जरिए चीजों को सही जगह पर लगाया जाता है, निकाला जाता है। तो वैसे औजार टाइप की चीजें भी बनाना उनका एक उद्योग था। ये औद्योगिक गतिविधि हम इसके बाद आएंगे, पहले यह नोट कर लें कुछ चीजें। उसके अलावे वो मिट्टी के विविध बर्तन वह बनाना भी उनका एक उद्योग था। और एक बहुत बड़ा उद्योग था मनके बनाना। मनके बनाना यह एक बहुत बड़ा उद्योग था। इसी के साथ साथ शंख की चीजें बनाना, जैसे शंख की चूड़ियां, शाखा वगैरह जिसे शंखा वगैरह कहा जाता है, कुछ और भी दूसरी चीजें। इसके अलावे कपास का उद्योग या कपड़े बनाना, कताई बुनाई जैसे उद्योग, यह बहुत महत्वपूर्ण उद्योग थे। अब एक मोटी बात है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोटे मोटे तौर पर इतने तरह के उद्योग थे। अब यहाँ उद्योग का अर्थ जब आप लेने जाए तो यह मत समझ लीजिएगा कि प्लांट स्थापित था, वो प्लांट ही था। मशीन, आधुनिक मशीनें भले नहीं थी, लेकिन वो प्लांट था। उस पर हम लोग बात करेंगे और बेसिकली ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके उद्योग और शिल्प या शैल्पिक उद्योग वो किस तरह से काम करते थे। तो आइए एक कॉन्सेप्चुअल बातें समझे कि हम लोग जिस हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं वह हड़प्पा सभ्यता मोटे तौर पर 3 चरणों की सभ्यता है। एक 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, इसे हम प्रारंभिक चरण कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का। और फिर 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक उसे हम लोग उन्नत हड़प्पा चरण कहते हैं। और यह जो उन्नत हड़प्पा चरण है, यह हड़प्पा सभ्यता का एक उन्नत शहरी चरण है।
यानी यहां शहरों नगरों के विकास होते हैं, उद्योग व्यापार वाणिज्य के विकास होते हैं। और फिर इसके बाद 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर मोटे तौर पर 1300 ईस्वी पूर्व तक हम लोग उत्तर हड़प्पा चरण कहते हैं, जहां हड़प्पा की यह शहरी चरण की सभ्यता वो पतनशील हो गई। हड़प्पा सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, यह आज का विषय नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ वह विषय थोड़ा सा औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है। हमने बात की कि यह चरण होगा और यहां से यह शहरी चरण हुआ, और इस चरण की खासियत क्या है, तो शहरों का विकास, साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, उद्योग व्यापार वाणिज्य, यह इस समय में हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत फल फूल रहा है। तो एक स्वाभाविक सा सवाल होता है कि ऐसा क्या होगा जो उद्योग व्यापार आदि फले फूलेगा बढ़ेगा। एक सिंपल समझ लें कि ये जो पहले हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत के चरण होंगे, तो एक मैंने किसी और वीडियो में भी शायद आप लोगों को कहा है कि कैसे उद्योग वगैरह का विकास कैसे होता है। तो एक सिंपल सा यह कि मान लीजिए कि जो कृषि है, यह कृषि तो मुख्य पेशा होगा ही होगा अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस कृषि में जैसे ही अधिशेष उत्पादन शुरू होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब उतनी ही खेती करके जितने लोगों की जरूरत पहले पूरी की जाती थी उससे बच गया, अधिशेष हो गया, सरप्लस। तो जब सरप्लस होता है तो पहले सभी लोगों को खेत में काम करना होता था सभी के पेट भरने के लिए, और अब खेती के कुछ उन्नत तरीके विकसित हो जाएं, ज्यादा उपज पैदा होने लगे, तो 100 लोगों के पेट भरने के लिए 100 लोगों को खेत पर अगर काम करना पड़ता था, तो पता चल रहा है कि अब 25 लोग ही अगर काम करें तो 100 तो छोड़िए 500 लोगों का पेट भर सकता है, या भरा जाने लगे। तो तब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी कृषि में लगे थे, वो कृषि के काम से मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। तो फ्री होंगे तो क्या करेंगे, या तो अपने गांवों में बैठकर कार्ड खेलेंगे, शतरंज भी खेल सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं और भी तमाम चीजें। लेकिन कुछ लोग जो उद्यमशील होते हैं वह क्या करते हैं, जैसे कृषि के कार्य से मुक्त हुए तो काम तो करना उनकी आदत है, तो वह जब मुक्त होते हैं तो अब वो क्या करते हैं कि नई दिशा में सोचना शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हुआ, कृषि में उन्नति हुई, अधिशेष पैदा हुआ, तो कुछ लोग खेती के काम से मुक्त हुए, तो अब जो वह मुक्त हुए लोग उन्होंने नई दिशा में सोचना शुरू किया। इस नई दिशा में सोचना ही विज्ञान और तकनीक को जन्म देता है। तो यह जो शिल्प और तकनीक है यह जन्म लेने लगा। लोगों ने अपने खाली समय का इस्तेमाल कुछ नई चीजें बनाने में करने शुरू किए, और साथ ही साथ यह बात दिमाग में रख लेंगे कि जैसे ही आपकी बेसिक नीड्स पूरी होने लगती हैं, यह होना चाहिए, यह सिद्धांत है और होना चाहिए कि मनुष्य की जब आधारभूत जरूरतें पूरी होने लग जाएं या हों, तो उसके बाद वह उससे ऊपर एक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता है, वह अपनी कलात्मक अभिरुचि पूरी करना चाहता है, वह दूसरी और गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है। वह चाहता है कि केवल 24 घंटे एक मोनोटोनस, एक रस टाइप की जिंदगी ना हो। तो जब मनुष्य के बेसिक नीड्स पूरे होते हैं तो वह कुछ कलात्मक अभिरुचि, कुछ तकनीकी, वैज्ञानिक, इस तरह की चीजों की ओर वो मुड़ता है। उसके जीवन की वो जरूरतें होती हैं। वह चाहता है कि हमारा घर थोड़ा अच्छा हो, उसकी साज सज्जा अच्छी हो, उसके डिजाइन अच्छे हों, हमारे घरों में सामान जो आए वह थोड़े बेहतर आए, महंगे आए, देखने में खूबसूरत लगे, आकर्षित करें, आदि आदि। ये सभी चीजें यहां भी हैं। तो जैसे ये लोग मुक्त हुए तो धीरे धीरे शिल्प तकनीक उसका विकास होने लगा और एक तरह से उद्योगों की स्थापना होने लगी।
अब सवाल है कि यह एक दिन में नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। तो दो चीजें होंगी कि अगर आप कुछ बनाएंगे तो उद्योग में क्या होगा, कुछ निर्माण होगा। तो यह निर्माण होगा तो इस निर्माण के लिए यह जो कुछ भी आपने बनाया तो उसका उपभोग करने वाला होना चाहिए। उपभोग का अर्थ खाली खाना ही नहीं होता। आप ब्रेड बटर खाने में इस्तेमाल करते हैं, आईफोन खाने में इस्तेमाल नहीं करते, वह आपको खाने में इस्तेमाल करता है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन कहने का अर्थ यह हुआ कि आप कुछ बनाते हैं तो उसका उपभोग करने वाला समाज चाहिए। तो कुछ लोग जो निर्माण करेगा, यह निर्माण करने में, और वह चाहेगा कि वह कहीं बाहर निकले वहां से, यानी उसके बदले में मूल्य आए। तो ये जो निर्माण करने वाला है वह एक जगह वह उद्योग लगा। अब होना यह एक चेन बनेगा कि यहां से कोई इसे खरीदेगा, क्रय करेगा, और इस क्रय करके यह कहीं और भी क्रय करेगा और इससे लाभ कमाएगा। यह जो भी इसे अपने श्रम और तमाम चीजों की कीमत लगी होगी उससे ऊंचे दाम पर बेचेगा। दूसरी तरफ जो निर्माण कर रहा होगा, उस निर्माण करने के लिए सामग्री की जरूरत होगी इसे भी, तो यह सामग्री वह कहीं और से लाने की व्यवस्था करेगा। जब सोसाइटी या कोई सभ्यता यह करने लगती है तो वह उन्नत हो जाती है। यानी एक पूरा चेन, निर्माण से लेकर वितरण तक, निर्माण के लिए कच्चे माल से लेकर बने हुए माल का उत्पादित माल का विक्रय, यह पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक अद्भुत तरीके से उन लोगों ने डेवलप किया था। अपनी समकालीन मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित किया था। हम लोग केवल इस उद्योग की कुछ उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कि वास्तव में एक उद्योग था। इसके लिए इन्होंने, जिसे हम लोग भूगोल के सिद्धांत के तौर पर औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत पढ़ते हैं, जो मोटे तौर पर 25 साल 50 साल 60 साल पहले तक काम करते थे, लगभग उस तरह के औद्योगिक सिद्धांत हमें हड़प्पा सभ्यता के उद्योग और शिल्प में दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक तो इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में कुछ बड़े नगर थे, कुछ छोटे नगर थे। तो पहली बात कि इन लोगों ने कुछ नगर जो हैं वो उत्पादन के केंद्र के तौर पर विकसित किए, उत्पादन के केंद्र के रूप में। गौर करेंगे हूबहू ऐसे ही जैसे बड़े बड़े नगर हैं, महानगर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह, वो सब औद्योगिक नगर भी थे। पॉल्यूशन और तमाम तरह की चीजें और उन्हें शिफ्ट करने, लेकिन वो वहां बहुत सारे उद्योग हैं, आज भी हैं। तो जो बड़े महानगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जिनकी आबादी 30,000 और 20,000 के आसपास उस जमाने में रही होगी, वहां तो उत्पादन के केंद्र थे ही थे। कुछ छोटे नगर वो उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित किए गए, और इस विकसित होने में, जिसे आज हम भूगोल का सिद्धांत कहते हैं औद्योगिक अवस्थिति का, वो हमें वहां दिखाई पड़ता है। जैसे चन्नू दड़ो जैसा नगर, इसे इस केंद्र के तौर पर विकसित किया गया। हमने कहा कि ये लोग क्या क्या बनाते थे, उस पर फिर से एक बार लौट कर आएंगे। हमने कहा कि इनका सबसे प्रसिद्ध उद्योग था मनका बनाने का। कपड़ा, यह तब से भी, क्योंकि मेसोपोटामिया वगैरह में कपड़े का व्यापार करते थे, यह बड़े पैमाने पर होता था या कैसे होता था उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ शंख की बनी चीजें, ठीक है, कुछ सोने, चांदी, तांबे, कांसे जैसे धातु, लोहा नहीं, क्योंकि लोहे के प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व से भारत में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये हैं पत्थर के प्रयोग हो रहे हैं, लकड़ी की चीजें हो रही हैं, बर्तन वगैरह तमाम तरह की चीजें जिसकी हमने बात की, वो घड़े, मर्तमान, मृदभांड, वो मूर्तियां और तमाम तरह की चीजें। और इन चीजों का एक पूरी सभ्यता के विभिन्न जगहों पर व्यापार हो रहा है, यानी सब जगह बन रहे हैं ऐसा नहीं है।
सब जगह बन रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये विकास करता है। आप ऐसे समझें कि एक सामान्य सी थ्योरी क्या होती है। औद्योगिक अवस्थिति की भूगोल में एक सामान्य थ्योरी जो पहले चला करती थी, एक भाई कच्चा माल उपलब्ध हो, जिस जगह संचार का थोड़ा अच्छा साधन हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो बाजार, मोटे मोटे तौर पर अब जैसा है। अब उस उद्योग में मान लीजिए कि आप स्टील प्लांट लगाएंगे तो पानी की आवश्यकता हो, तो एक मोटे मोटे तौर पर अब आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे जगह जो विशिष्ट किस्म के कच्चे माल के करीब हैं, वहां औद्योगिक बस्तियां लगाई गई, वहां औद्योगिक बस्तियां लगाई गई। जैसे गुजरात में बालाकोट जैसी जगह जो शंख के समुद्र में शंख के स्रोत के पास है, तो वहां शंख के उद्योग हैं, शंख की चूड़ियां और तमाम तरह की वस्तुएं। ऐसे ही कच्चे माल के स्रोत संचार के तौर पर इन्होंने सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल परिवहन के तौर पर और किनारे किनारे स्थल परिवहन के तौर पर उपयोग किया। हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में बैलगाड़ी के की जो मूर्तियां मिलती हैं, वह है तो मिलती हैं, वो हमें बताता है कि उससे भी होता है। ये लोग विदेश या दूर व्यापार करते थे वो नावों के जरिए। इन लोगों ने एक चेन बनाया था। सामान वह हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में जाएगा, कच्चे माल चाहिए। अब कच्चे माल में जैसे इन्हें तांबे की जरूरत थी, तो तांबे राजस्थान के खेतरी के क्षेत्र में मिलते थे। तो एक तो यहां से ये तांबे लाते थे, यानी यहां ये अपनी चीजें लेकर जाते थे और राजस्थान के खेतरी के क्षेत्रों से तांबे लाते थे। इसके अलावा दूर ओमान से भी इनका तांबा आता था, क्योंकि ओमान में इस समय के तांबे जो मिले हैं, याद रखेंगे, उनमें निकिल की मात्रा वैसी ही है जैसी हड़प्पाई क्षेत्र के उस समय के तांबे में। अब अफगानिस्तान में इन लोगों ने सुरतोगोई जैसे जगह को डेवलप किया, एक तरह से कहें अपने केंद्र के तौर पर, क्योंकि वह नीले लाजवर्द मणि का बहुत अच्छा स्रोत था, वो वहां से उन्हें हासिल होता था। दक्षिण भारत तक हड़प्पा सभ्यता के इन क्षेत्रों का फैलाव नहीं था, लेकिन वह सोना दक्षिण भारत से वह लाते थे। तो ये जो उद्योग है वह बाकायदा जो एक औद्योगिक सूच के तहत वह उसे डेवलप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और एक चेन जिसके जरिए उद्योग, शिल्प और व्यापार उसकी एक पूरी कड़ी बनाते हैं। ये विदेशी व्यापार करते हैं साहस के साथ। तत्कालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां के साथ इनका व्यापार है। वहां के लोग हड़प्पा सभ्यता के लिए या यहां के लोगों के लिए, हड़प्पा के लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता के मेलुहा, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा के तौर पर वो लोग अपने अभिलेखों में लिखते हैं, और मेलुहा के विषय में लिखते हैं कि यह नाविकों का देश है। और इनकी संपन्नता का वह भी कहीं ना कहीं संपन्नता की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजों की उन्हें आपूर्ति होती है और वहां से बहुत सारी चीजें ये लोग लेकर आते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, खास करके कपड़े वगैरह, मर्तबान वगैरह और भी तमाम तरह की चीजें। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये शिल्प या उद्योग था, इस उद्योग की बेसिक चीजें इनकी क्या क्या थी, तो हमने बात की। एक और चीज याद रखेंगे कि ये अपने उद्योग में जो कच्चे माल का इस्तेमाल करते थे, हमने एक बार उसे याद रखें, फायांस की। ये क्या होता था, ये घिसा हुआ रेत
उसमें रंग मिलाया जाता था और कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था। इसके मन के बनाए जाते थे, पत्थर के मन के बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, शंख, कपड़ों की कताई बुनाई। घर जो है हड़प्पा सभ्यता के सामान्य तौर पर आंगन पर आधारित हैं और वो बाहर से डायरेक्ट नहीं देखे जा सकते। उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो लगता है कि वो आंगन में कपास की कताई आदि का काम महिलाएं क्या करती होंगी और फिर वह धागे के तौर पर आगे जाता होगा, फिर उससे कपड़े तैयार होते होंगे। ये लोग मन के बनाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि ये विभिन्न तरह के मन के बनाते हैं, गोल, आयताकार, बेलनाकार, चक्राकार, पत्थरों को तोड़कर बनाते हैं, घिसते हैं, कभी उनके बुरादे बनाकर उसकी विभिन्न आकार की बनाते हैं। यानी तकनीक अपने समय के हिसाब से इन्होंने अपनी उन्नत बनाए हुए हैं और ये उन औद्योगिक अवस्थिति के केंद्र बनाते हैं। आप आज की तारीख में एक बार यूपीएससी लेती है सीएपीएफ की परीक्षा, पिछले 1 आध साल पहले उसके टेस्ट में पूछा था एमसीक्यू में, हम कैसे समझते हैं कि औद्योगिक केंद्र थे। आज की तारीख में मान लीजिए कहीं किसी चीज के उद्योग हों, जैसे मान लीजिए मोटर कार के उद्योग, वह 100 साल के बाद वह खत्म हो गया, 200 साल के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिल सकता है? उसके मलबे मिल सकते हैं, एक आधी बनाई हुई मोटर कार मिल सकती है, उसमें प्रयुक्त होने वाली चीजें मिल सकती हैं, बड़े बड़े स्टील के सीट मिल सकते हैं, चदरे वगैरह। तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों पर ऐसे छोड़े गए कबाड़, कटे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, वो औजार, इस तरह की चीजें, वह जो हमें दिखाई पड़ती है वो कहां होगा? मान लीजिए आप कहीं एक छोटे स्तर पर लोहे के चदरे से कोई काम करें, बाल्टी वगैरह बनाने का या कुदाल वगैरह बनाने का या इस तरह की चीजें या कोई और भी चीज, तो आप बड़े चदरे काटेंगे, फिर छोटे, फिर उससे भी छोटी चीजें कुछ बनाएंगे, फिर भी कुछ बच जाएंगे। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसी जगहें, खुदाई में ऐसी ऐसी जगहें मिली हैं जिससे हम यह समझते हैं कि इन्होंने औद्योगिक केंद्र विकसित किए थे। और जब हम उसे एनालाइज करते हैं तो हमें यह पता चलता कि इसके पीछे एक पैटर्न है। तो हड़प्पा सभ्यता में उद्योग और शिल्प वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन लोगों ने डेवलप किया था, जिसका सबसे पहला स्रोत था कृषि अधिशेष। उससे जो लोग मुक्त हुए उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की तरफ ध्यान लगाया और फिर उद्योग और उसके उन्नत चरण अपने समय के हिसाब से वहां तक उन्होंने यात्रा की। इसके लिए बहुत सारे छोटे महानगरों को शुद्ध औद्योगिक केंद्र के तौर पर विकसित किया, जैसे हमने कहा चन्नूदड़ो या नागेश्वर या बालाकोट जैसे गुजरात के जगह जो शंख के नजदीक थे, वह शंख उद्योग के स्पेसिफिक केंद्र बने। इन्होंने कच्चे माल के लिए उन जगहों के साथ व्यापार किया जहां वह कच्चे माल उपलब्ध थे, अपनी बनी चीजें बेचते थे, वो कच्चे माल लाते थे। कच्चे माल के स्रोत के पास कभी कभी अपनी बस्तियां बसाई, जैसे सुरतोगोई, वो लाजवर्द का अच्छा स्रोत था। ये कच्चे माल के लिए अभियान कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे और कच्चे माल उसे लाकर और उससे एक शानदार उत्पादन तैयार कर उसका व्यापार करते थे। मूर्तियां वगैरह बनाने में इनके पास तकनीक थे। इन्होंने कुछ तकनीक जिसको डेवलप किया था, जैसे मान लीजिए लॉस्ट वैक्स तकनीक, मतलब मोमबत्ती को खत्म कर देने वाली तकनीक, मोम को। अब ये मान लीजिए कि क्या है कि एक मोम की मूर्ति बना ली और उस मूर्ति को मिट्टी में लपेट दिया और फिर उसे पका दिया, तो ऊपर की मिट्टी पक गई और भीतर का मोम बह गया, वह खाली हो गया।
अब उस खाली में गले हुए तांबे आपने डाल दिए या कांसे डाल दिए, वह कांसा या तांबा हुआ जो जम गया, फिर आपने बाहर वो मिट्टी मूर्ति की तोड़ दी, आप भीतर में एक खांचे में डली हुई मिट्टी मिल गई। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसका भी इस्तेमाल करते थे। सीधे सीधे सांचे में डालकर मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। मिट्टी बनाई, उसे सांचे में डाल दिया और जो है सो पका दिया। वह पत्थरों को तराश कर वह भी इन्हें बनाने की कला आती थी। इस तरह से हम यह देखते हैं कि शिल्प और उद्योग में ये बढ़े हुए थे और हमें जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल के सिद्धांत के अनुरूप बहुत सारी चीजें तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ती हैं, जिसकी तुलना हम आज के औद्योगिक विकास से कर सकते हैं। तकनीक का विकास भले ही तब से लाखों गुना आगे चला गया हो, लेकिन वो बेसिक्स उद्योग, शिल्प और व्यापार का वो हड़प्पा सभ्यता में वैसा ही था जिसकी कि हम आज भी उस रूपरेखा को या उस मॉडल को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि शिल्प उद्योग एक बेसिक बात हम लोग इसके अगले हिस्से, ये व्यापारी कैसे थे, शहरीकरण आदि, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। यहाँ हमारा मकसद केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि वह कैसे शिल्प और उद्योग उनका कैसा था और वह कैसे विकसित हुआ। थैंक यू।